प्रीवियस लेक्चर में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि सेल को नंबर के बेसिस पे दो भाग में डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आपका 4 एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी में दिया गया है, आप उसी को सिंपली याद कर सकते हैं, क्लाइमेडोमोनास, अमीबा, पारामीशियम और बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में बहुत सारा वैरायटी होता है, तो आप किसी को भी लिख भी सकते हैं सिंपली। जैसे मान लीजिए आपको बैक्टीरिया की जगह पे बैक्टीरिया का ही अलग याद है, जैसे माइकोप्लाज्मा, वो भी बैक्टीरिया में ही आता है, तो ये सिंगल सेल बोला जाएगा, आप माइकोप्लाज्मा लिख दीजिएगा, तब पर भी सही हो जाएगा। साल्मोनेला आप लिख दीजिएगा, फिर भी आपका सही हो जाएगा। साल्मोनेला टाइफाइड, जिससे टाइफाइड होता है। तो आप कोई भी अगर यूनिसेलुलर लिखते हैं तो उससे भी आपका काम चल सकता है। इसके बाद यहाँ पे मल्टीसेलुलर में, तो यूनिसेलुलर को छोड़ दे तो बाकी सब क्या है, मल्टीसेलुलर है। तो मल्टीसेलुलर में तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में। जैसे मान लीजिए डिवीजन ऑफ लेबर, अब यहाँ पे सिंगल सेल में क्या है, केवल एक ही सेल है। जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, तो इसके पास केवल एक सेल है, वन सेल, केवल एक सेल है। तो यहाँ पे देखिए ये बैक्टीरिया केवल एक सेल है, तो इसके पास और भी तो कुछ काम होगा, बहुत सारा काम होगा। मूवमेंट, मान लीजिए मूव करना है, इसके पास बहुत सारा काम है, मूवमेंट का काम है, एनर्जी का काम है। तो एनर्जी के लिए खाना खाना होगा, फूड, फूड भी लेना होगा। एक्सक्रेशन, तो बहुत सारा इसके पास भी काम है, लेकिन वो सारा काम जो है केवल एक ही सेल कर रहा है। तो एक सेल में आखिर कौन है जो डिवीजन ऑफ लेबर का काम कर रहा है, क्योंकि बहुत सारा काम है। तो सेल में भी जो सेल ऑर्गेनेल होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनेल के बारे में। तो सेल ऑर्गेनेल, तो जो ऑर्गेनेल होता है वो सिंगल सेल में यही डिवीजन ऑफ लेबर का काम करता है, ऑर्गेनेल। लेकिन जो मल्टी सेलुलर होता है उसमें एक ग्रुप ऑफ सेल होता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे मल्टी सेलुलर में क्या है देखने को मिलेगा कि वहां पे जो सेल होता है, तो वहां पे जो सेल होता है, तो एक ग्रुप ऑफ सेल अगर मिलेगा तो एक ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनेगा, टिश्यू। तो वहां पे टिश्यू देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग का बॉडी में अलग अलग बहुत सारा टिश्यू है, इपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में आपका ब्लड वगैरह आ जाता है, तो इसके बारे में भी आप इस चैप्टर के बाद पढ़िएगा। तो एक ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बनाता है, जो टिश्यू काम करेगा। फिर एक ग्रुप ऑफ टिश्यू जो है वो क्या बनाता है, एक ग्रुप ऑफ टिश्यू वो कहलाता है आपका ऑर्गन। जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, तो वो एक अपना स्पेशल काम कर रहा है। उसी तरह से एक ग्रुप ऑफ जो ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, जो एक साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करता है। जैसे हार्ट है,
किडनी है, लीवर है, तो सब एक साथ मिलके काम कर रहा है। यदि कोई भी खराब होगा तो सभी जो ऑर्गन है उस पर असर पड़ेगा और आपका बॉडी का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, वो अच्छा से फिर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे यही है, एक ग्रुप ऑफ सेल जो टिश्यू क्रिएट करता है और एक ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन को बनाता है, और बहुत सारा ऑर्गन जब मिल के काम करता है तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो डिवीजन ऑफ लेबर, तो मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, जो कि टिश्यू अलग काम करेगा, ऑर्गन अलग काम करेगा। ऑर्गन सिस्टम पूरा बॉडी को मेंटेन करने में, उसका फंक्शन को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे इस लेवल का डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। तो ये किसका है? मल्टी सेलुलर का। मल्टी सेलुलर। और जब यूनिसेलुलर होगा तो यूनिसेलुलर में जो सेल ऑर्गेनेल होता है वो डिवीजन ऑफ लेबर का काम करता है। तो ये आपको याद रखना है। टिश्यू में, मल्टी सेलुलर में कौन डिवीजन ऑफ लेबर का काम करता है? तो टिश्यू, ऑर्गन। और जो सेल होता है यूनिसेलुलर में कौन डिवीजन ऑफ लेबर का काम करता है? तो सेल ऑर्गेनेल। इसके बाद क्लास 8 में आप पढ़े होंगे कि न्यूक्लियस के बेसिस पे जो सेल है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बेसिस पे, न्यूक्लियस के बेसिस पे दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रोकैरियोटिक, तो यहाँ पे यूकैरियोटिक है तो इसी को लिख लेते हैं। एक हो गया आपका यूकैरियोटिक, एक हो गया आपका प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि यहाँ पे अब्सेंट होगा न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक का मतलब होता है यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक है तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी होगा। तो जो बैक्टीरिया होता है वो आपका प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, क्योंकि बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के अलावा जितना भी है, प्लांट, एनिमल, फंगी, ये सब आपका यूकैरियोटिक है। तो ये सब आप क्लास 8 में पढ़े थे। अब यहाँ पे जो आपको पढ़ना है, यहाँ पे आपको पढ़ना है सेल जो है किस किस चीज से मिलके बना हुआ है। सेल जो है कौन कौन सा चीज से मिलकर बना हुआ है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का आई है, सेल आर मेड अप ऑफ, सेल आर मेड अप ऑफ। तो जो सेल है, मेनली जो सेल हम लोग देखते हैं कोई भी सेल, तो उसमें आपको ये जो चीज है सेल मेम्ब्रेन, तीन चीज आपको हमेशा देखने को मिलेगा, और जिसमें ये तीनों मिलेगा उसी को हम सेल बोलेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। कोई भी सेल हो, उन सभी सेल में ये तीनों मिलना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। जिसमें भी ये है उसी को हम सेल बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनिमल सेल है और यहाँ पे है आपका प्लांट सेल। अब इस सेल में देखिए, यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे
ये जो पार्ट है ये आपका पार्ट है न्यूक्लियस। तो ये है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से जस्ट जो न्यूक्लियस से जो अटैच होता है, देखिए यहाँ पे उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है ये जो सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जो सबसे बाहर में है एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और जो प्लांट सेल का आउटर मोस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल वाल। और सेल वाल के जस्ट अंदर वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल में बहुत सारा चीज होता है। तो मेनली जो सेल है उसमें हमें तीन चीज हमेशा हर सेल में देखने को मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। एनसीईआरटी का जो सेकेंड सवाल है वो बोलता है कि जो सेल है उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो करने वाला है उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। क्योंकि सेल ऑर्गेनेल के अंदर यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है जिसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन, जो आप यदि 11th में जाएगा तो वहां पे इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़िएगा। साइटोस्केलेटन ये पूरा सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, शेप, वो कैसा होगा यही डिसाइड करता है। सेल का मूवमेंट भी साइटोस्केलेटन ही डिसाइड करता है। तो सेल ऑर्गेनेल में बहुत सारा चीज आता है। साइटोस्केलेटन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और प्लास्टिड आपको देखने को मिलेगा, प्लास्टिड। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम लोग शॉर्ट में ईआर लिखते हैं, इसका दो पार्ट होता है। एक को बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक, एक को बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक को बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको लाइसोसोम भी देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको गोल्जी बॉडी भी देखने को मिलेगा। तो बहुत सारा ऑर्गेनेल है। इसके बाद आपको वैक्यूल्स भी देखने को मिलेगा। तो यदि आपको इतना भी याद है, ये सब मेन है ऑर्गेनेल्स, तो इतना आपके लिए काफी है। वैक्यूल्स, साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को ही हम लोग बोलते हैं गोल्जी अपैरेटस। तो दोनों एक ही चीज है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेल। सेल का टोटल जो मेन पार्ट है जिसके बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। तो जो पहला जो पार्ट है जो इम्पोर्टेंट भी है वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है सेल वॉल। जो प्लांट का कैसा शेप होगा सेल का, वो सेल वॉल ही डिसाइड करता है, और ये हार्ड भी होता है। इसके बाद जो आपको पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, जहां भी आपको प्लाज्म देखने को मिलेगा, प्लाज्म का मतलब यहाँ पे होता है फ्लूइड, उसमें फ्लूइड होगा। फ्लूइड मीन्स लिक्विड। बायो में हम लोग लिक्विड के जगह पे हमेशा फ्लूइड लिखते हैं। और यहाँ पे साइटो, साइटो का मतलब कहीं पे भी अगर साइटो है उसका मतलब होता है सेल। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे भी फ्लूइडिटी इसमें देखने को मिलता है, इसीलिए इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे फ्लूइडिटी देखने को मिलता है। और सेल वाल, तो वो सेल का जो आउटर मोस्ट है, तो नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, सारा कंट्रोल इसी के पास होता है। साइटोप्लाज्म। और जो पार्ट ऑफ सेल है वो है ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल में अभी हम लोग जस्ट देखे हैं कि बहुत सारा है। यहाँ पे देखिए, ऑर्गेनेल में अभी जस्ट पढ़े हैं वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें दो आता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर है लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी। पार्ट ऑफ सेल देख लिए, अब इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है एनिमल का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आउटर मोस्ट, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट पार्ट इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल का जो सबसे बाहर वाला जो होता है वाल, वो होता है सेल मेम्ब्रेन। तो यही प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि इससे बाहर और कोई नहीं होता है। तो सारा प्रोटेक्शन का काम, कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल। जो भी मटेरियल आएगा उसको परमिट कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद जो थर्ड जो आपका इम्पोर्टेंट है कि ये एंट्री तो करता है लेकिन सभी को आने नहीं देगा। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, क्योंकि कुछ ही को आने देगा। तो यहाँ पे सेलेक्टिवली इसका जो मेम्ब्रेन होता है सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। और सेलेक्टिव परमिएबल को ही हम लोग यहाँ पे एक और वर्ड से लिख सकते हैं, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल भी होता है। तो ये फ्लेक्सिबल होगा, इसका शेप भी बदल सकता है। एंड इट इज मेड अप ऑफ, ये जो जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपका बना होता है लिपिड एंड प्रोटीन से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, तो मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन।
और इसके बारे में जो डिटेल जो आया था कि इसका कैसा स्ट्रक्चर है, तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ तो उसके बाद इसका डिटेल स्ट्रक्चर आया था। यहाँ पे देखिए ये है सेल, तो ये जो है ये है एनिमल सेल, और एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है यही है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पे देखिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है टोटली जो बना हुआ है वो लिपिड एंड प्रोटीन से बना हुआ है। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो टर्म आपको देखने को मिलेगा। एक जो टर्म है वो है इंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पे इंडो का मतलब होता है अंदर या एंट्री, और साइटोसिस तो कहीं पे भी CYT अगर देखने को मिलेगा इसका मतलब होता है सेल। तो यहाँ पे सेल के अंदर कोई भी चीज आएगा तो उसको बोलेंगे इंडोसाइटोसिस, और यदि सेल से बाहर कोई भी जाएगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब बाहर या एग्जिट, और यहाँ पे साइटो का मतलब सेल। तो सेल से बाहर कुछ भी जाएगा तो उसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस, और सेल के अंदर कुछ भी आएगा तो उसको बोलेंगे इंडोसाइटोसिस। तो ये चीज हम लोग जान गए कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। तो जब उसके अंदर कोई भी मटेरियल आएगा तो उसका मूवमेंट कैसे होगा, वो कैसे अंदर जाएगा। तो दो प्रोसेस होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाने के लिए। ऐसे है बहुत सारा, प्रोटीन का चैनल भी है, तो वो सब आपको नहीं पढ़ना है। जो आपको पढ़ना है वो है डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। तो जो मूवमेंट होगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो आपका दो प्रोसेस से होगा, एक डिफ्यूजन और एक ओस्मोसिस। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर सेल के अंदर, मान लीजिए यहाँ पे है सेल, अभी सेल के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड को भेजना है तो डिफ्यूजन में हम लोग क्या पढ़े हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अमाउंट में है और अंदर में सेल में अगर कम अमाउंट में है तो क्या होगा, CO2 बाहर से अंदर चला जाएगा। लेकिन सेल के अंदर जो सेल होता है वो CO2 को नहीं लेता है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि एनिमल जो सेल होता है वो CO2 को बाहर, यहाँ पे CO2 को अंदर नहीं लेगा, लेकिन प्लांट जो सेल होता है क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करना है तो प्लांट सेल तो ले ही सकता है कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बनाने के लिए। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए प्लांट सेल है तो प्लांट सेल अगर लेगा CO2 अंदर तो कब ले सकता है, बाहर में CO2 कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। यदि बाहर में CO2 कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और सेल के अंदर यहाँ पे देखिए CO2 बहुत कम है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन से जो CO2 है वो मूव कर जाएगा सेल के अंदर। और इसी के जगह पे यदि यहाँ पे मान लीजिए इसी के जगह पे यहाँ पे एनिमल सेल है और इसके अंदर CO2 कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें CO2 निकलता है, तो CO2 बहुत ज्यादा है और बाहर में CO2 बहुत कम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो डिफ्यूजन हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे CO2 जो है सेल से बाहर हो जाएगा।
और यही चीज़ होता है रेस्पिरेशन में। जब हम लोग एक्सेलेशन करते हैं तो वहाँ पे डिफ्यूजन ही होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। जो CO2 है आपका वो क्या है, सेलुलर वेस्ट, क्योंकि सेल से बाहर निकल रहा है तो सेलुलर वेस्ट हो गया। और ये हम लोग एक्सक्रीट करते हैं क्योंकि ये भी एक्सक्रेशन का ही पार्ट है। तो ये एक्सक्रीट हम लोग करते हैं रेस्पिरेशन में। तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का था, अब मान लीजिए इसी के जगह पे ऑक्सीजन लेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए ये सेल है और यहाँ पे है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो हम लोग लेते हैं बाहर, मतलब हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा। अब यहाँ से ऑक्सीजन जो है इसके अंदर जाएगा, सेल के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो गया, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या हो गया, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा तो ये भी क्या है, डिफ्यूजन। तो ऐसा हमको कब देखने को मिलता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में। CO ऑक्सीजन जो है सेल के अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर जाता है। और जब सेल से बाहर जाता है तो बहुत सारा सेल है हम लोग के बॉडी में, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और वो लंग्स के थ्रू जब हम लोग एक्सहेलेशन करेंगे तो वो नाक के थ्रू फिर बाहर निकल जाएगा। तो डिफ्यूजन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है। ओस्मोसिस में यहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर देखने को मिलेगा, मूवमेंट ऑफ वाटर। अब ये जो वाटर है वो कब मूव करेगा, जब ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन होता है। यदि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई है तो हाई से वो लो के तरफ जाएगा। वाटर कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई है तो वो हाई से लो के तरफ जाएगा, लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। अब ये हाई कॉन्सेंट्रेशन वाटर का कब होगा और लो कॉन्सेंट्रेशन वाटर का कब होगा, तो ये जो डिसाइड करने वाला है, तो ये जो डिसाइड है वो होगा आपका सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन से। सोल्यूट जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उससे डिसाइड होगा। अब उससे कैसे डिसाइड होगा, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये आसानी है उसे। तो देखिए सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पे डिसाइड होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे एक बीकर है, मान लीजिए यहाँ पे एक बीकर है और इसमें वाटर है। अब ये जो वाटर है, मान लीजिए यहाँ पे वाटर जो है वो है 90 ml और यहाँ पे जो सोल्यूट डाला गया, मान लीजिए साल्ट है, नमक जो हम लोग सब्जी में डालते हैं, उसको मान लीजिए इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ऐड करेंगे साल्ट को, तो साल्ट को ऐड कितना करेंगे, तो मान लीजिए 10 ml ऐड करते हैं। एक और बीकर है वहीं पे और इस बीकर में भी सेम पानी है, तो इसमें भी 90 ml वाटर है और इसमें जो सोल्यूट है, जो साल्ट है, उस साल्ट को हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। वो साल्ट को मान लीजिए हम यहाँ पे 15, तो यहाँ पे 15 ml जो है
ml में यहाँ पे कर दिए हैं, 15 ग्राम भी लिख सकते हैं आप। तो मान लीजिए यहाँ 15 ग्राम है। तो देखिए यहाँ पे साल्ट क्या है, मान लीजिए ए है और ये बी है। तो मान लीजिए बी में आपको यहाँ पे साल्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो जिसमें साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लो यहाँ पे आपको लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलेगा, लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पे आपको हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या होगा, जब इस बीकर को मान लीजिए यहाँ से यहाँ हम पाइप से ज्वाइंट कर देते हैं, तो जब पाइप से ज्वाइंट करेंगे तो जो वाटर का मूवमेंट है वो किधर से किधर होगा। तो वाटर का जो मूवमेंट होगा, ये जो है हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ से ए से बी के तरफ पानी आपका ट्रेवल करने लगेगा, क्योंकि हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ओस्मोसिस। तो देखिए ओस्मोसिस जब आएगा तो आप ये लिखेगा, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। मेन आपको यही लिखना है कि वाटर का हाई कॉन्सेंट्रेशन से वाटर का लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, और ये जो है ये अफेक्ट होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स साल्ट का जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा उस पे ये डिसाइड होता है। दैट मीन्स लोअर अगर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है तो क्या होगा, उसके पास ज़्यादा वाटर कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लोअर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करेगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको कि जहाँ पे लोअर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे सोल्यूट कम होगा, डायरेक्ट आप सोल्यूट को देखिए, लोअर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे होगा वहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा, तो लोअर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ मूव करेगा, हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो आज बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में, जो 3 तरह के होता है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। तो इसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे।